नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार आज बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण और एकात्मक लक्षण विषय पर अपना व्याख्यान लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। सर्वप्रथम है भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। संविधान का स्वरूप संघात्मक है। यद्यपि भारतीय संविधान में संघ राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन वास्तव में यह एक संघ राज्य है। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के सभी प्रमुख लक्षण विद्यमान हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रथम है शक्तियों का विभाजन। विश्व के अन्य संघात्मक विधानों की तरह भारतीय संविधान द्वारा भी संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। संघीय सूची में 97 विषय हैं जिन पर संघीय संसद को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। राज्य सूची के विषयों की संख्या 66 है, जो साधारणतया राज्य की व्यवस्थापिकाओं के अधिकार में है, और समवर्ती सूची के 47 विषयों को संघ और राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति विभाजन का उल्लेख भारतीय संविधान में अन्य किसी भी संघात्मक संविधान की तुलना में अधिक व्यापक रूप से किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में इस तथ्य की व्याख्या इन शब्दों में की थी: संघात्मक सरकार का मुख्य लक्षण संविधान द्वारा विधायी और कार्यपालिका सत्ता का केंद्र तथा एककों में वितरण करना है। इस सिद्धांत का हमारे संविधान में अनुसरण किया गया है। यह कथन असत्य है कि राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है। केंद्र अपनी इच्छा से विभाजन रेखा को बदल नहीं सकता और न ही न्यायालय इसमें परिवर्तन ला सकता है। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता। यद्यपि भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह यह घोषित नहीं किया गया है कि संविधान सर्वोच्च होगा, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। इसके प्रावधान सभी सरकारों पर बाध्यकारी हैं और केंद्रीय या राज्य सरकार के द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। संविधान के इन प्रावधानों के विरुद्ध किसी प्रकार के कानून का निर्माण संभव नहीं है और भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल व अन्य प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ ली जाती है। संक्षेप में, इस देश में कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। तीसरा है स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के द्वारा संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करने के लिए स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है। संविधान के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिन्हें संघीय संसद या राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो। न्यायालय की यह व्यवस्था संघात्मक शासन के पूर्णतया अनुकूल है। डॉक्टर के.बी. राव के शब्दों में ये कहा जा सकता है, इस दृष्टि से हमारा संविधान पूर्व सोवियत संघ या स्विट्ज़रलैंड के संविधान से अधिक संघात्मक है। चौथा है लिखित और कठोर संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और संविधान में संशोधन की दृष्टि से यह कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है। संविधान में संशोधन संविधान में बताई गई प्रक्रिया के आधार पर ही किया जा सकता है और यह पद्धति साधारण व्यवस्थापन की पद्धति से भिन्न है। संविधान द्वारा किए गए शक्ति विभाजन में संघीय सरकार या राज्य सरकारों में किसी एक के द्वारा ही अपनी इच्छा से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वरन इन प्रावधानों में परिवर्तन दोनों की सहमति से ही संभव है। इस प्रकार संविधान की संशोधन प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका है। पांचवा है उच्च सदन, राज्यों का सदन होना। भारतीय संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा राज्यों का सदन है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि यह प्रतिनिधित्व राज्यों की समानता के सिद्धांत पर आधारित न होकर जनसंख्या के आधार पर है। संविधान के उपयुक्त प्रावधानों के आधार पर
ये कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। पायली ने लिखा है कि भारतीय संविधान के संघीय होने न होने पर विवाद उठाने का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता। संविधान संघवाद की कसौटी पर खरा उतरता है। फिर है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। संविधान द्वारा शक्तिशाली केंद्र की स्थापना। संविधान सभा के अनेक सदस्यों का मत था कि संविधान में संघात्मक सिद्धांत की नृशंसतापूर्ण हत्या की गई है। पीटी चाको का मत था कि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है यह शरीर से संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है। सभी शक्तियां संसद को प्रदान कर दी गई हैं जो व्यवहारतः राज्य विधानमंडलों को कोई शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। पीएस देशमुख का मत था कि जो संविधान बना है वह संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। बीटी चाको और पीएस देशमुख का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से स्वीकार्य न होने पर भी मानना होगा कि भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के भी कुछ लक्षण विद्यमान हैं। यदि भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया जाए तो दो प्रकार के एकात्मक तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम है भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। द्वितीय भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व भारतीय संविधान निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से परिचित थे कि भारत में जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई तब तब भारत की एकता भंग हो गई और उसे पराधीन होना पड़ा। संविधान निर्माता भारत में इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे, अतः संविधान निर्माताओं ने केंद्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य न्यायिक व्याख्या द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ने की अपेक्षा स्वयं ही कर लेना उचित समझा। भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है इकहरी नागरिकता। प्रायः संघात्मक संविधानों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अमेरिका में ऐसा ही है, किंतु भारत में नागरिकता का संबंध संघ से है और राज्यों की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। प्रत्येक भारतीय को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त हैं। यद्यपि यह संघात्मक सिद्धांत के प्रतिकूल है, किंतु भारत की एकता को बनाए रखने की दृष्टि से उसे आवश्यक समझा गया। दूसरा है शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि केंद्र को राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तियां दी गई हैं। उदाहरण स्वरूप संविधान द्वारा महत्वपूर्ण विषय संघ सूची में रखे गए हैं। संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं और इन पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। इन पर केंद्रीय संसद तथा राज्यों के विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु इन दोनों के बनाए हुए कानूनों में कोई विरोध उत्पन्न हो जाए तो केंद्रीय कानून मान्य होता है और राज्यों द्वारा निर्मित कानून निरस्त माना जाता है। जहाँ तक राज्य सूची का संबंध है, सामान्यतया राज्य विधानमंडल इन विषयों पर कानून बनाएगा, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद इन विषयों पर भी कानून बना सकती है। अविशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र को प्राप्त हैं, न कि राज्यों को। संविधान सभा में अनेक सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया था कि डॉक्टर अंबेडकर ने सब कुछ केंद्र को प्रदान कर दिया है। संविधान निर्माताओं ने देश में उस समय विद्यमान आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की अनिवार्यता अनुभव की। के.एम. मुंशी ने स्पष्ट कहा था कि तथ्य यह है कि भारत के महान दिन वे थे जबकि देश में शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति थी और सबसे बुरे दिन थे वे जबकि केंद्र को प्रांतों की शक्ति द्वारा कमज़ोर किया जा रहा था और उसकी अवज्ञा हो रही थी।
संविधान निर्माता यह जानते थे कि आज विश्व में केंद्रीकृत सरकारों के निर्माण की प्रवृत्ति है और भारतीय संघ में भी केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाने से रोकना अनुचित होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि मैं सन 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्र से भी अधिक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के पक्ष में हूँ। इस प्रकार भारतीय संविधान ने एक अत्यंत शक्तिशाली केंद्र का निर्माण किया है। अगला है संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। प्रायः संघीय व्यवस्था में राज्यों के संविधान संघ से पृथक होते हैं, लेकिन भारत में भारत के संविधान के अंतर्गत संघ के संविधान के साथ साथ राज्यों के संविधान भी सम्मिलित हैं। भारतीय संघ की इकाइयों को अमेरिका के राज्यों तथा स्विस कैंटनों की भांति पृथक संविधान के निर्माण का अधिकार नहीं है। चौथा है केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थ। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के संघ में इकाई राज्यों की सीमाओं में उनकी सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किंतु हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को ये अधिकार है कि वह किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश पृथक करके या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बना दे, किसी राज्य के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि कर दे, राज्य की सीमाओं तथा उसके नाम बदल दे। इनके लिए यद्यपि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल के विचार मालूम करते हैं, लेकिन इन विचारों को स्वीकार करना या न करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। पांचवा है एकीकृत न्याय व्यवस्था। संघ प्रणाली में संघ और राज्यों के कानूनों को लागू करने के लिए दोहरी न्याय व्यवस्था आवश्यक समझी जाती है। भारतीय संघ में अमेरिका की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था का प्रबंध करने के स्थान पर न्याय व्यवस्था को एकीकृत कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद न्यायालयों का गठन एक पिरामिड के रूप में होता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों का निर्माण और गठन संघीय सत्ता के द्वारा ही किया जाता है। फिर है एक संकट काल में एकात्मक शासन। हमारे संविधान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356 एवं 360 द्वारा संकट काल की घोषणाएं करने का अधिकार है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय संकट काल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों पर कानून बनाने और राज्य पर सभी प्रकार के प्रशासकीय नियंत्रण प्राप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है और वित्तीय संकट की स्थिति में सभी राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। वित्तीय संकट के समय राष्ट्रपति राज्यों के वित्त विधेयकों को भी अपनी स्वीकृति के लिए मंगवा सकता है। राज्य में संवैधानिक संकट के समय राज्यपाल केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का शासन चलाता है और उस समय संसद उस राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है। इस प्रकार संकट काल में राज्य स्वायत्तता प्राप्त इकाइयां न रहकर एकात्मक राज्य के अंग हो जाते हैं। पायली के अनुसार संकट काल की घोषणा से संविधान का संघात्मक स्वरूप समाप्त हो जाता है और केंद्रीय शासन सर्वोपरि हो जाता है। अगला बिंदु है महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में एकीकृत व्यवस्था। अधिकांश संघ राज्यों में दोहरा कानून, दोहरी न्याय व्यवस्था, दोहरी उच्च नागरिक सेवाएं, दोहरा लेखा परीक्षण इत्यादि व्यवस्थाएं होती हैं, किंतु भारतीय संविधान द्वारा उन समस्त महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जो राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, एकरूपता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। अखिल भारतीय प्रशासन तथा पुलिस सेवाओं की व्यवस्था की गई है और इन सेवाओं के सदस्य राज्यों में मुख्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए जाते हैं।
राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अन्य अखिल भारतीय सेवाएं भी स्थापित की जा सकती हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधीन भारत की लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा का आयोजन है, जो एक केंद्रीय सेवा है, किंतु यह संघ के साथ साथ राज्यों के व्यय तथा लेखा परीक्षा कार्य को भी संपन्न करती है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आयोग संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों को भी संपन्न करता है। दीवानी तथा दंड संबंधी कानून संहिताबद्ध हैं और पूरे देश पर लागू होते हैं। उसकी एकरूपता कायम रखने के लिए उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला बिंदु है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संघ के इकाई राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। राज्यपाल द्वारा इस तरह के केंद्रीय सरकार का राज्यों पर प्रत्येक स्थिति में पूर्ण नियंत्रण रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति किए जाने की यह विधि संघात्मक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। वह केंद्र और राज्य के प्रति भक्ति में पारस्परिक विरोध की स्थिति में केंद्र को ही प्रसन्न रखना चाहेगा, चाहे इससे राज्य के हितों का बलिदान ही क्यों न करना पड़े। अगला है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति। संविधान द्वारा वित्तीय दृष्टि से राज्य केंद्रीय सरकार पर निर्भर बना दिए गए हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान आदि दिए जाते हैं और इस आर्थिक सहायता के कारण केंद्र राज्यों पर छाया रहता है। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर न होने के कारण राज्यों की स्वायत्तता नाम मात्र की है। हृदयनाथ कुंजरू के अनुसार राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को केंद्रीय वित्तीय आपात संबंधी उपबंधों से बड़ा धक्का पहुंचा है। 10वां बिंदु है राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं। विश्व के अन्य संघों में प्रायः उच्च सदन में छोटे बड़े सभी राज्यों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहाँ पर उनके आकार तथा जनसंख्या का ध्यान नहीं रखा जाता है, परंतु भारत में राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। फिर है राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। यद्यपि सामान्यतया राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से कानून बन जाता है, किंतु कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना पड़ता है और उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कानून बनता है। अगला बिंदु है अपेक्षाकृत सुपरिवर्तनशील संविधान। एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान में संशोधन सरलता से किया जा सकता है। संविधान और साधारण कानून में अंतर नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान में भी ऐसे अनेक अनुच्छेद हैं जिनका संशोधन संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। अगला और अंतिम बिंदु है केंद्र द्वारा राज्यों के मतभेदों का निवारण। संघ तथा राज्यों के बीच अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए संघ की स्थिति महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सरकार के पास समन्वयकारी शक्तियां हैं। केंद्रीय सरकार ही वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय तथा क्षेत्रीय परिषदों का गठन करती है। क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से केंद्र राज्य सरकारों की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति एक केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति करता है। धन्यवाद।